नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की लाइव क्लास के अंदर। और हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसके अंदर हमने पश्चिम रुस्तलीय प्रदेश और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात कर चुके हैं। और इसके बाद हम पठारी प्रदेशों के बारे में बात कर रहे थे और अरावली के पठारों को हम पढ़ चुके हैं और हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे। हाँ, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए क्लास को जल्दी से शेयर कर दो। हाँ जी, हम बात कर रहे थे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में बहुत सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाली क्लास भी आप देख सकते हैं। और आज हम जो बचा हुआ जो पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? एक बार जो लाइव बैठे हैं जल्दी से ओके लिखकर, हाँ जी, एक बार ओके लिख दीजिए सभी। चलिए, और क्लास को शेयर कर दो बेटा, साथ साथ में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, हम बात करते हैं, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में चर्चा चल रही थी। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और जो अभ्यर्थी आज नए जुड़े हैं वो इससे पूर्व की वीडियो भी देख लेना। हाँ जी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और इसका निर्माण कैसे हुआ है ये बात हम कर चुके हैं। हाँ, जय भीम बेटा, जय भीम। हाँ, फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए बेटा बुक आ गई ना मैया सर की? मैया सर की बुक आ चुकी है बेटा। हाँ, आप जो बच्चे किताब के बारे में पूछ रहे हैं, आप जल्दी से, हाँ, मैया पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे जाइए। मैया पाठशाला सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके तो वहां के आर मैया सर का एक टेलीग्राम चैनल है, वो आपके सामने आएगा और वहां पे जो ऑफिशियल नंबर दिए हैं आप उस पे जाकर, हाँ, संपर्क करें और जो भी जानकारी चाहते हैं आपको मिल जाएगी। हाँ जी बेटा, बुक्स आ चुकी हैं। हाँ, जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पे मिल जाए क्लास का। ये क्लास डेली होती है बेटा और संपूर्ण राजस्थान का भूगोल मैं आपको करवाऊंगा। चलिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से मैंने ज्वालामुखी के दो टाइप्स बताए थे, एक तो ज्वालामुखी विस्फोट बताया था और एक ज्वालामुखी का दरारी उद्गार समझाया था इससे पहले वाली क्लास में। कॉल नहीं उठा रहे, चलो कोई बात नहीं बेटा, और भी नंबर दिए, अल्टरनेट नंबर और भी दिए, आप दूसरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, चलिए, अभी हम बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में हम बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। कितने भाग है बेटा इसके? दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक का नाम है विंध्यन कागार। एक का नाम क्या है? विंध्यन कागार नाम है। एक का नाम क्या है? विंध्यन कागार। कागार का अर्थ होता है बेटा किनारा। कागार का अर्थ होता है किनारा, मतलब वह एक क्षेत्र है जो विंध्याचल पर्वतमाला का किनारा है। जो विंध्याचल पर्वतमाला का क्या है? किनारा है, उसको हम क्या बोलते हैं? विंध्यन कागार। और दूसरा जो पार्ट है इसका वो क्या है? दक्कन का लावा पठार। दक्कन का लावा पठार। अब देखिए, हम बात करें कि ये इलाका कौन सा है, इसको अपने समझते हैं मैप के ऊपर। यहां मैंने एक छोटा सा राजस्थान का मैप बनाया। चलिए, हम बात करें, इधर देखो पहले, ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये तो है दक्कन का लावा पठार। क्या है बेटा? दक्कन का लावा पठार है। उसके बाद मैं बात करूं, ये जो बचा हुआ इलाका है,
ये जो बचा हुआ इलाका है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेटा विंध्यन कागार। क्या कहलाता है? विंध्यन कागार। अब आपको यहां समझ आ रहा होगा कि ये जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है दक्कन का लावा पठार कहलाएगा, और विंध्यन कागार कौन सा है? ये इलाका धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का इलाका है। और दक्कन का लावा पठार के अंदर 4 जिले आते हैं, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। हाँ जी, जय भीम बेटा सभी को। चलिए क्लास में ध्यान दीजिए बेटा पहले। अब देखिए ये जो इलाका है ये तो क्या है? विंध्यन कागार है। ये क्या है? विंध्यन कागार। इसके बारे में लिख रहे हैं अपने। ये जो इलाका है ये क्या है? विंध्यन कागार है। विंध्यन कागार। और ये जो इलाका है इसको हम बोलते हैं दक्कन का लावा पठार। क्या बोलते हैं बेटा? दक्कन का लावा पठार। अब देखिए इस क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। धौलपुर, करौली और 3 नंबर पे है सवाई माधोपुर। 3 नंबर पे कौन सा है बेटा? सवाई माधोपुर। और ये जो इलाका है विंध्यन कागार का जो निर्माण हुआ है बलुआ पत्थर से हुआ है। कौन से पत्थर से हुआ है बेटा? बलुआ पत्थर से निर्मित है। कौन सा? विंध्यन कागार किससे निर्मित है? बलुआ पत्थर से निर्मित है। कौन से पत्थर से? बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर से निर्मित है। बलुआ पत्थर से निर्मित है। कौन सा? विंध्यन कागार। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बेटा। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो ध्यान दीजिए ये जो इलाका है ये किससे बना है? बलुआ पत्थर से बना है। किससे बना है? बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और ये जो इलाका है दक्कन का लावा पठार, यहां पे कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है उसके बारे में बात करें। दक्कन के लावा पठार के अंदर आपको 4 जिले ध्यान रखने हैं। एक तो है बेटा बूंदी, बूंदी प्लस में कोटा, प्लस में बारा और प्लस में झालावाड़। और इसका जो निर्माण हुआ है, निर्माण किससे हुआ है? लावा से बना है। किससे बना है? लावा से बना है। लावा से बना हुआ है। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, साथ में बेटा क्लास को शेयर कर दीजिए ना। साथ में आपके कमेंट भी देख रहा हूं। हाँ बुक्स वाला बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। हम्म। और ध्यान रखिए अब बलुआ पत्थर की बात आ जाए, बलुआ पत्थर की बात आ जाए, जैसे ही धौलपुर नाम आए तो आपको लाल रंग याद आना चाहिए। कैसा? लाल पत्थर। कैसा पत्थर है? यहां पर लाल पत्थर है बेटा। कौन सा पत्थर है? लाल पत्थर। लाल बलुआ। कैसा बलुआ है? लाल बलुआ। और करौली की जैसे ही बात करें तो आपको गुलाबी बलुआ याद आना चाहिए। गुलाबी बलुआ पत्थर, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ हम बात करें दक्कन के लावा पठार को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं बेटा? 5 भागों में बांट सकते हैं। चलिए दक्कन का लावा पठार, इसके बारे में हम बात करें। इसका जो पहला पार्ट है, हाँ इसका जो पहला पार्ट है वो है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। किसका एरिया है वो? दक्कन के लावा पठार का है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां।
अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां पे है बेटा? बूंदी और, हाँ बूंदी के अंदर फैली है। कहां फैली है? बूंदी के अंदर फैली है। वही सारी है कि बेटा? एक मिनट रुको, मेरे को माउस उठाने को थोड़ा कमेंट पढ़ लूंगा आपके। हाँ जी बेटा, आपस में बातचीत नहीं करें। हाँ, एसएसटी बैच के बारे में बेटा आप मैंने जो आपको ऑफिशियल नंबर बताया है, हाँ जो आपको मैंने नंबर बताया बेटा, उसी नंबर पे आप कॉल कीजिए, वहीं आपको जानकारी मिलेगी। चलिए, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां फैली हैं बेटा? बूंदी में फैली हैं। कहां फैली हैं? बूंदी के अंदर। बूंदी में फैली हैं। कहां फैली हैं? बूंदी में। और ये लगभग 96 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। कहां फैली है? बूंदी में 96 किलोमीटर किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। लंबी श्रृंखला है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? संतूर है। इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। चलिए, सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? वो है बेटा संतूर। कौन सी है? संतूर। संतूर संतूर वाली ऐड आपने देखी होगी। तो यहाँ ये साबुन नहीं है, ये पर्वत चोटी है संतूर। और संतूर कहाँ पे है? ये बूंदी में ही होगी। कहाँ होगी? बूंदी में। हाँ वेरी गुड, संतूर बूंदी। उसी के बाद हम बात करें, देखो बूंदी के अंदर है कुछ दर्रे हैं। हाँ, लाखेरी, रामगढ़, खटखट और जेतावास। हाँ, लाखेरी, रामगढ़, खटखट और जेतावास, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इस श्रृंखला के अंदर प्रमुख दर्रे, देखिए लाखेरी, लाखेरी, रामगढ़, खटखट और 4 नंबर पे बेटा जेतावास। कौन सा है? जेतावास। ये 4 दर्रे जो प्रमुख हैं, ये चारों के चारों कहां है बेटा? ये बूंदी के अंदर हैं। कहां पर है? बूंदी के अंदर है। कहां है? बूंदी में है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, लाखेरी, रामगढ़, खटखट, जेतावास। लाखेरी, राम, खटखट, जेतावास। लाखेरी, राम, खटखट और जेतावास। हाँ जी, जो भी पहली बार आए हैं वो क्लास को शेयर कर दो बेटा, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो ये क्लास डेली रहती है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियों की बात करें, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है? मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियों के बारे में बात करें, देखिए ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के बारे में बात थी। अब मुकुंदरा की पहाड़ियों के बारे में बात करें तो ये कोटा व झालावाड़ में विस्तृत है। कहां विस्तृत है बेटा? कोटा व झालावाड़ में। कोटा प्लस झालावाड़ में क्या है? विस्तृत है। कोटा प्लस झालावाड़ में क्या है? विस्तृत है। और ये जो पर्वत श्रृंखला है लगभग 120 किलोमीटर लंबी है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण
पूर्व की ओर विस्तारित है, 120 मीटर लंबी है, 120 मीटर लंबाई, और ये उत्तर पश्चिम से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैली है। अब यहां एक बात और देखने वाली है, ये अरावली के अपोजिट है। अरावली के क्या है बेटा? अपोजिट है। जैसे अरावली, देखिए अरावली का विस्तार कैसे है, अरावली के बारे में हम बात करें तो अरावली का विस्तार इस तरह से है, इस तरह से अरावली का विस्तार है, और लेकिन ये क्या है, ये अपोजिट है, ये यहां पर इस प्रकार फैली हुई है। किस प्रकार फैली है बेटा? इस प्रकार। हाँ जी, ये यहां पर इस प्रकार फैली हुई है, अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। किसके? अरावली के। अरावली के क्या है? अपोजिट है। कौन सी भाई? हाँ, कौन सी? मुकुंदरा की पहाड़ियां। लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर। कितनी है? 120 किलोमीटर है भाई। 100 किलोमीटर कर लेना, इसको किलोमीटर लिख देता हूं यहां, किलोमीटर। 120 किलोमीटर लंबाई है। यहां तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखिए डग गंगधर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? डग गंगधर प्रदेश या क्षेत्र। नेक्स्ट अपन बात करें, एक आता है डग गंगधर, गंगधर या गंगधार। एक आता है झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या अंतर है। देखिए यहां पे मैं आपको पठारी क्षेत्र बना के दे रहा हूं इस प्रकार से, और ये जो झालावाड़ का इलाका है ना, ये वाला, ये जो इलाका है, ये झालावाड़ का इलाका है। इस इलाके को बोलते हैं डग गंगधार प्रदेश। क्या बोलते हैं? डग गंगधार प्रदेश। और ये झालावाड़ के संदर्भ में देखें, मान लीजिए झालावाड़ यहां है, हाँ जी, मान लीजिए झालावाड़ यहां है, तो अपने इसको प्लस बनाएंगे। इस प्रकार से मैंने इसको प्लस बनाया, तो ये झालावाड़ का कौन सा हिस्सा हो गया? ये उत्तरी दिशा है। ये कौन सी दिशा है? उत्तरी। ये कौन सी दिशा है बेटा? दक्षिणी। और ये कौन सी है? पूर्वी। और ये दिशा कौन सी है? पश्चिमी। तो हम देखेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा किसका? झालावाड़ का। कौन सा हिस्सा बेटा? दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा क्या है? डग गंगधार क्षेत्र है या डग गंगधार प्रदेश है। हाँ, चलिए अभी हम बात करें, नेक्स्ट अपन बात करें डग गंगधार प्रदेश कौन सा है? झालावाड़ का दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। झालावाड़ का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र क्या कहलाता है? डग गंगधार प्रदेश। और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर बाकी को हम क्या नाम देते हैं? झालावाड़ का पठार। देखिए झालावाड़, चलिए हम बात करें झालावाड़ के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर शेष झालावाड़, हम इसे किस नाम से जानते हैं? झालावाड़ के पठार के नाम से जानते हैं। हाँ जी। उसके बाद हम बात करें शाहाबाद क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है बेटा? शाहाबाद क्षेत्र की बात करें हाँ जी, शाहाबाद क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास
शाहाबाद क्षेत्र। अब देखिए शाहाबाद क्षेत्र कहां है, बारां में है। हाँ बेटा ये क्लास डेली रहती है, ये क्लास डेली रहेगी। और इससे पूर्व की अगर क्लासेस आप देखोगे ना तो उसके अंदर मैंने हर चीज को याद करवाया हुआ है, हर चीज को याद करवाया हुआ है बेटा। अगर आप रूटीन के अंदर ये क्लास देखोगे तो राजस्थान की ज्योग्राफी कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये बात मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। संजू राठौड़ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप डेली क्लास लोगे और जो पुरानी क्लासें हैं बेटा उसको भी आप देखिएगा, हाँ जी बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हाँ 12 शाहाबाद, और शाहाबाद के अंदर आपको दो तहसीलें अगर याद आ जाएं, कौन कौन सी, शाहाबाद और किशनगंज। कौन कौन सी बेटा, शाहाबाद और किशनगंज। जैसे ही आपको याद आए तो आपने क्या देखना है, कौन सी जनजाति, जल्दी से आंसर दो, सहरिया। सहरिया तो 12 है, गरासिया तो सिरोही है, सिया लग गया तो सिरोही आ गया, सिरोही का भाग, और कुछ भाग उदयपुर का भी शामिल है। हाँ गरासिया तो सिरोही, और सहरिया रे आ गया, रिया तो 12, रिया तो 12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए हम बात कर रहे हैं शाहाबाद उच्च क्षेत्र के बारे में, तो ये इलाका कौन सा है, देखिए 12 जिले का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी जो भाग है साइड वाला, ये जो इलाका है ये क्या कहलाता है, शाहाबाद उच्च क्षेत्र कहलाता है या शाहाबाद उच्च भूमि कहलाता है। देखिए 12 जिले का, 12 जिले का पूर्वी क्षेत्र किस में शामिल है, शाहाबाद क्षेत्र में शामिल है। किस में शामिल है बेटा, शाहाबाद क्षेत्र में क्या है, ये शामिल है। चलिए हाँ जी 5 क्षेत्र हो गए ना, पहला दूसरा, हाँ ये तीसरा हो गया बेटा। देखिए ये तीसरा है, और ये कौन सा है, चौथा है, और ये कौन सा है, पांचवा है। तो ध्यान रखिए बेटा, यह जो मैंने आपको 5 भाग पढ़ा है ना, ये हरिमोहन सक्सेना के अनुसार है। किसके अनुसार है, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार ये 5 भाग या 5 क्षेत्र हैं, किसके, दक्कन के लावा पठार के, हरिमोहन सक्सेना जी के अनुसार है। हाँ किशनगंज सहरिया, बिल्कुल बेटा सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए उसके बाद हम बात करें, इसको हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट अपन बात करें, चलिए राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी मैदान, राजस्थान के पूर्वी मैदान के बारे में हम बात करें, हाँ जी, तो इसके अंदर आपको 4 क्षेत्र पढ़ने हैं, उसकी बात अपने बाद में करेंगे। पहले इधर देखिए इसकी विशेषता क्या है, राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा है बेटा, सर्वाधिक उपजाऊ। भौतिक प्रदेश, कृषि हेतु सर्वश्रेष्ठ है। कृषि हेतु सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए इस इलाके को, इसीलिए इस इलाके को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है, खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कृषि के लिए सबसे ज्यादा क्या है, उपयुक्त है। हाँ जी इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, हम बात करें, इसके 4 भाग है। कितने भाग है बेटा, 4 भाग।
4 भागों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 4 भाग। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले मैं बात करूं चंबल बेसिन। 1 नंबर पे कौन है? चंबल बेसिन। 2 नंबर पे कौन बैठा हुआ है? बनास बेसिन। कौन सा है? बनास बेसिन। उसके बाद 3 नंबर पे हम बात करें बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन। और 4 नंबर पे बात करें तो माही बेसिन। कौन सा बेसिन है? माही बेसिन। 4 टुकड़ों में मैंने इसको बांट लिया। अब एक बात आप ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा? सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो पूर्वी मैदान है। अब मान लीजिए थोड़ा डीप क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आ जाए तो क्या आएगा कि बताइए बताइए राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? तो आप उत्तर वहां बाणगंगा बेसिन करेंगे। अगर ऑप्शन में बाणगंगा बेसिन दिया है ना तो बाणगंगा बेसिन। अगर प्रश्न आ जाए बताइए पूर्वी मैदानी प्रदेश का कौन सा क्षेत्र या कौन सा बेसिन सर्वाधिक उपजाऊ है, तो इन चारों में से आप उत्तर क्या करेंगे? बाणगंगा करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा? बाणगंगा करेंगे। चारों में से अगर उपजाऊ पूछ ले, नॉर्मल ऑल ओवर उपजाऊ पूछे तो क्या आएगा उत्तर? हाँ, पूर्वी मैदान ही आता है। क्या आता है? पूर्वी मैदान आता है। अभी हम बात करें चंबल बेसिन के बारे में बात करें। अब बेसिन क्या होता है अपने समझ से थोड़ा सा। बेसिन नदी का वह इलाका जहां से जल एकत्रित होकर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। तो चंबल के आसपास का जो मैदान है, हाँ, चंबल के द्वारा निर्मित आसपास का जो मैदान है वो क्या कहलाता है? चंबल बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है? चंबल बेसिन। बनास के द्वारा जो निर्मित मैदानी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? बनास बेसिन कहलाएगा। चलिए इसके बारे में हम बात करें, चंबल बेसिन के बारे में। चलिए, अब मृदा कैसी पाई जाएगी भाई? काली मृदा पाई जाएगी। कैसी मृदा होगी? काली मृदा। ये मैं आपको पहले पढ़ा के आया हूं। चंबल नदी का जो क्षेत्र है काली मृदा वाला है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है। और ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र का निर्माण करती है। अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र का निर्माण। वैसे मुख्य रूप से ये निर्माण कहां होता है बेटा? मुख्य रूप से निर्माण होता है अपन बात करें तो पठारी क्षेत्र के अंदर। लेकिन चंबल नदी के बारे में दोनों जगह अपने पढ़ सकते हैं कि अस्पष्ट आधार प्रवाह क्षेत्र का निर्माण मुख्य रूप से कहां? पठारी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी पठार में, और लेकिन यहां भी। अभी हम बात करें चंबल बेसिन की 2 विशेषताएं हैं। चंबल बेसिन की 2 विशेषताएं हैं। एक तो आपने यहां पढ़ा होगा, डांग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? डांग क्षेत्र। और एक आपने पढ़ा होगा बेटा बीहड़। क्या पढ़ा होगा? बीहड़। अब बीहड़ के साथ साथ आप बीड़ भी याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? बीड़। बीड़ किसे बोलते हैं? शेखावाटी प्रदेश के अंदर घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, हाँ, जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। इससे पूर्व मैंने जिलों से संबंधित जो है वो क्लियर कर दिए सभी आपको। इससे पूर्व जो क्लासेस हैं वो नए जिलों पे आधारित हैं, वो भी देख सकते हैं। नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे बेटा, पुराने के अकॉर्डिंग थोड़ी पढ़ाएंगे। चलिए अभी हम बात करें डांग। डांग के साथ मैंने क्या लिखा? बीहड़ लिखा। क्या लिखा बेटा? बीहड़ लिखा। और उसी के साथ मैंने क्या लिखा है? बीड़ लिखा है। अगर बीड़ आ जाए बीच में से है हट जाए तो आपको जाना है शेखावाटी। कहां जाना है? शेखावाटी जाना है। और शेखावाटी में क्या है? घास के मैदान बीड़ हैं। बीहड़ क्या है? बीहड़ चंबल नदी द्वारा अपर्दित गहरे गड्ढे हैं। बीहड़ क्या है? चंबल नदी द्वारा अपर्दित गहरे गड्ढे जिसमें क्या है? डाकू छिप जाते हैं। और डांग, डांग क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र जहां पे उबड़ खाबड़ इलाका हो और ये इलाका कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। ध्यान रखिएगा,
कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, कृषि के लिए यूज नहीं होता है, और इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो दलदली होता है। क्या होता है? दलदली। हाँ बिल्कुल, शेखावाटी में बीड़ है, शेखावाटी में क्या है? बीड़ है। चलिए हम बात करें डांग क्षेत्र क्या है। डांग क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, दलदली क्षेत्र, कैसा क्षेत्र होगा ये? दलदली क्षेत्र। और बीहड़ क्या है? गहरे गड्ढे। क्या है? गहरे गड्ढे हैं। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? डाकुओं की शरण स्थली। क्या बोलते हैं? डाकुओं की शरण स्थली। अब डांग की रानी पूछे तो डांग की रानी करौली है। डांग की रानी कौन है? करौली है। हाँ, गहरे गड्ढे। अब बीहड़ कैसे बनते हैं देखो। अब वर्षा ऋतु के अंदर जब नदी अपने उफान पर या तेज बहाव में बहती है, वर्षा ऋतु में जब नदी तेज बहाव से बहती है तो वो क्या करती है? अपने आसपास के क्षेत्रों में गहरे गड्ढे बना देती है, मिट्टी का कटाव करती है। और ये जो कटाव किया गया है, अब जैसे स्थिति जो सामान्य होगी, मतलब वर्षा ऋतु चली जाएगी तो नदी अपने मुख्य धारा में बहनी शुरू हो जाएगी, ये जो जल है गड्ढों में ये सूख जाएगा और यहां पर झाड़ियां उग जाएंगी। हाँ बिल्कुल बेटा, फ्री मिलती है यूट्यूब पे तो क्लास। मैंने अभी आपको क्या बोला है कि मैं संपूर्ण जो ज्योग्राफी है राजस्थान की यूट्यूब पे करवाऊंगा। हाँ, बाकी और भी पेड कोर्स भी चल रहे हैं और उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जो नंबर दिए हैं वहां पे जाके संपर्क कीजिए, वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में? बीहड़ के बारे में। अब बीहड़ से जैसे ही जल सूख जाएगा तो वहां पे झाड़ियां उगेंगी, झाड़ियां उगेंगी तो वहां पे डाकू छिपेंगे, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं बीहड़ों को? डाकुओं की शरण स्थली। और सर्वाधिक भीड़ कहां पे है? धौलपुर में है। कहां पे है? धौलपुर के अंदर है। और डांग क्षेत्र करौली। डांग की रानी कौन है? करौली है। डांग की रानी करौली। चलिए, डांग की रानी करौली है। डांग की रानी किसे बोलते हैं बेटा? करौली को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? करौली को। करौली को बोला जाता है। गहरे गड्ढे समझ आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं? डाकुओं की शरण स्थली। डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है। डाकू छिप जाते हैं इसके अंदर। अब बीहड़ क्या है बेटा? बीहड़ देखिए, अभी मैंने आपको बताया है, शेखावाटी में घास के मैदान। शेखावाटी में घास मैदान, घास के मैदान। शेखावाटी में घास के मैदान क्या कहलाते हैं? हाँ जी बिल्कुल बेटा, जुड़े रहिए। अभी हम बात करें घास के मैदान शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी, शेखा राव शेखा कछवाहा के द्वारा बसाई गई। किसके द्वारा बसाई गई है? शेखा कछवाहा ने शेखावाटी को बसाया। और शेखा कछवाहा की छतरी पारसमपुर नवलगढ़ झुंझुनू में बनी हुई है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है बेटा, बहुत बार ये परीक्षा में आता है। आरएस प्री में ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। क्या शेखा कछवाहा की छतरी कहाँ है? तो पारसमपुर नवलगढ़ झुंझुनू में। शेखावाटी बसाया किसने? तो शेखा कछवाहा ने। अगर वंश देकर पूछ ले कि बताइए शेखावाटी किनके द्वारा बसाया गया? कछवाहों के द्वारा, राठौड़ों के द्वारा, चौहानों के द्वारा या गुहिलों के द्वारा? तो उत्तर क्या आता है? कछवाहों के द्वारा बसाया गया है। शेखा कछवाहा शासक नहीं बना था हालांकि। हाँ जी, यहां तक आपको समझ आया क्या? अब अंत्याधर प्रवाह क्षेत्र का निर्माण भी कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? अस्पष्ट, हाँ, अस्पष्ट आधार प्रवाह क्षेत्र। मतलब यहां पे क्या होता है, जो चंबल नदी तेज गति से बहती है ना, तो अपनी वितरिकाएं निकाल देती हैं। क्या निकाल देती हैं? वितरिकाएं। अब वितरिक एक तो हो गया सहायक नदी। सहायक नदी मतलब दूर से कोई छोटी नदी आएगी और बड़ी नदी मिल जाएगी, वो छोटी छोटी नदियां सहायक नदियां कहलाती हैं। वितरिका कैसे निकलेगी? जब तेज बहाव से बहेगी ना तो ये छोटे छोटे नाले नदियां बना देती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। उसको बोलते हैं अस्पष्ट आधार प्रवाह क्षेत्र। इसके प्रवाह क्षेत्र का कोई वहां पता नहीं चलता है। ये किसकी विशेषता है? ये चंबल नदी की विशेषता है। कछवाहा बिल्कुल सही है।
चलिए हम बात करें नेक्स्ट बनास बेसिन। बनास बेसिन की बात करें तो बनास बेसिन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। चलिए बनास बेसिन, बनास बेसिन बनास नदी के द्वारा निर्मित जो मैदान है वो क्या कहलाता है, बनास बेसिन। दो भाग है बेटा, कितने भाग हैं, दो भाग। देखिए दो भाग कौन कौन से हैं, एक भाग है मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, और दूसरा है मेवाड़ का मैदान। दूसरा कौन सा है, मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान। चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेवाड़ का मैदान। सबसे पहले हम बात करें मालपुरा करौली का मैदान। अब देखिए मालपुरा टोंक में है, कहां पे है, मालपुरा कहां पे है, टोंक के अंदर है। तो हम इसके बारे में चर्चा करें। बनास, हाँ जी, ये क्या है, उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है, उत्तरी भाग है। कौन से बेसिन का, बनास बेसिन का उत्तरी भाग है। बनास बेसिन का उत्तरी भाग, बनास बेसिन का जो उत्तरी भाग है हम उसे किस नाम से जानते हैं, मालपुरा करौली का मैदान। हाँ, मालपुरा करौली का मैदान के नाम से हम इसको जानते हैं। और जो मेवाड़ का मैदान है ये क्या है, बनास बेसिन का दक्षिणी भाग है, बनास बेसिन का दक्षिणी भाग। बनास बेसिन का दक्षिणी भाग। अब देखिए जिलों की बात करें तो मालपुरा के अंदर तो एक तो टोंक ही आ जाएगा। देखो टोंक, सवाई माधोपुर और करौली, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली का जो क्षेत्र है वो किस में आएगा, टोंक, करौली और कौन सा है, सवाई माधोपुर। टोंक, करौली और सवाई माधोपुर, हाँ ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये किसका हिस्सा है, मालपुरा करौली के मैदान का हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, और इसमें भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ शामिल है। कौन सा शामिल है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ इसमें शामिल हो जाते हैं। दो जिले इसके अंदर हैं, भीलवाड़ा प्लस में चित्तौड़गढ़। चलिए ये कौन सा बेसिन पढ़ा हमने, बनास बेसिन के बारे में चर्चा की है। अभी हम बात करें, ए एम हेरोन ने किसको, मालपुरा करौली मैदान को क्या कहा है, तृतीय पेनिप्लेन कहा है। क्या कहा है, तृतीय पेनिप्लेन कहा है किसको, ए एम हेरोन ने तृतीय तृतीय पेनिप्लेन की संज्ञा दी है। किसको संज्ञा दी है, मालपुरा करौली मैदान को। कौन से को, मालपुरा करौली मैदान को।
हाँ जी बिल्कुल बेटा, जब मर्जी देख सकते हो क्लास आप। और क्लास को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, है ना, शेयर किया करो क्लास को। इसके बाद हम बात करें, देखिए बाणगंगा बेसिन जयपुर, दौसा, डीग और भरतपुर में फैला है बाणगंगा बेसिन। देखिए बाणगंगा बेसिन की बात करें तो जहां बाणगंगा नदी बहती थी वो इलाका, या बहती है अभी भी, हाँ जी, हाँ बाणगंगा बेसिन कौन कौन सा इलाका है? जयपुर, दौसा, डीग और भरतपुर। जयपुर, दौसा, डीग और भरतपुर। जयपुर प्लस में दौसा प्लस में डीग और प्लस में भरतपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, पूर्वी मैदानी प्रदेश का, पूर्वी मैदानी प्रदेश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, और आने वाली परीक्षा में ये आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बात, ये ध्यान रखना, क्योंकि अपने सब लोग पढ़ते हैं, सामान्य तो सब लोग पढ़ते हैं कि सबसे जो उपजाऊ प्रदेश है वो कौन सा है, सबसे जो उपजाऊ प्रदेश है वो कौन सा है, अपने पढ़ लेते हैं, तो उसमें शामिल हो जाता है कौन सा भाई, सीधा पूर्वी मैदानी प्रदेश। अभी हम बात करें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है माही बेसिन। माही बेसिन की बात करें तो वह इलाका जहां माही नदी बहती है, उसमें डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर प्लस में बांसवाड़ा और प्लस में प्रतापगढ़, ये इलाका आ जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये इलाका किस में शामिल है? माही बेसिन में। माही नदी के बारे में आपको पता है कि माही नदी किस प्रकार बहती है? उल्टे यू आकार का निर्माण करती है। कौन सा निर्माण करती है? उल्टे यू आकार का निर्माण करती है। कौन सी नदी? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी उल्टे यू आकार का क्या करती है? निर्माण है करती है। अभी हम बात करें माही नदी के बारे में। हाँ, क्लास बेटा डेली 8:30 बजे होती है। आज थोड़ा सा लेट शुरू हुई है, वैसे डेली 8:30 बजे ये क्लास होती है। हाँ, लाइव क्लास है। और सुबह जो करंट जी की क्लास रहती है वो भी 8:30 रहती है। करंट जी की क्लास भी चल रही है बेटा, वो भी सुबह लगती है 8:30 बजे, है ना। तो जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन है वो समय पर आ जाए। हाँ जी, चलिए माही बेसिन के बारे में हम बात करें तो इस इलाके को क्या कहा जाता है भाई? वागड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़। वागड़ी बोली के कारण वागड़ कहलाता है। और इसी के साथ एक नाम आता है बांगर। एक नाम क्या आता है बेटा? बांगर नाम आता है। देखिए इधर, इसे वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। वागड़ी बोली के कारण वागड़ क्षेत्र, वागड़ एक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ मैंने एक नाम लिखा बांगर। ध्यान दीजिए, बांगर वो वागड़ है। ध्यान दीजिए, बांगर किसे बोलते हैं? बांगर बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। किसको बोलते हैं बेटा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में कहां पाई जाती है?
तो शेखावाटी क्षेत्र प्लस में नागौर जैसे जोड़ोगे तो कौन सा प्रदेश बन जाएगा? बांगर। बांगर प्रदेश कौन सा है बेटा? देखिए बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश की मैं बात करूं, 3 जिले तो बेटा शेखावाटी वाले आ जाएंगे। कौन कौन से? एक तो आ गया बेटा चूरू, प्लस में झुंझुनू, प्लस में सीकर, ये तो शेखावाटी का इलाका आ गया। प्लस में जैसे ही मैंने किसको मिलाया? नागौर। तो बांगर प्रदेश में ये 4 जिले हैं। बांगर प्रदेश में कितने जिले बेटा? 4 जिले, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर। हाँ, माही नदी पर 3 बांध है बेटा, बिल्कुल। माही नदी की सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, अनास, हरण, लाखन। सबके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे टॉपिक आएगा शानदार तरीके से आपको याद करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां नदियां नहीं बता सकता बेटा, अभी टॉपिक कोई और चल रहा है। आप देखो सोम, माही नदी की सहायक नदियां याद करनी हो तो बहुत ईजी है, सोम, जाखम, अनास, हरण, लाखन। ले, याद हो गई। कहां दिक्कत है बताओ? धैर्य बना के रखिए, सारी चीजें याद कराऊंगा। नदियां मैं आपको यहाँ बिल्कुल डायग्राम बनाकर, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, सारी चीजें क्लियर करेंगे बहुत शानदार तरीके से। निश्चिंत रहिए, हाँ बस धैर्य बना के रखो। चलिए, इसके बाद हम बात करें, हाँ इस क्षेत्र का अलग नाम भी है, पाताल प्रदेश है, व्याघ्र प्रदेश है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चल के। व्याघ्र क्षेत्र, व्याघ्र का मतलब बाघ, यहाँ पे बाघ जंगली जानवर ज्यादा थे, इसीलिए व्याघ्र क्षेत्र कहा जाता है। पाताल प्रदेश भी कहा जाता है, लाट प्रदेश भी कहा जाता है, गुप्त प्रदेश भी कहा जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के इलाके को। ये भी जैसे नेक्स्ट जो क्लास होगी ना अपन, उसके अंदर अपने बात करेंगे विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सभी को समझ आया कि ये बताओ पहले? हाँ, भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर चुके हैं अपन, और इसके बाद भौतिक प्रदेशों के निर्माण के बारे में बात करेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियां पाई जाती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो चलो एक छोटी सी सारणी बना के देता हूं, देखिए मिट्टियों के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं पश्चिमी मरुस्थल, और ये प्रश्न बहुत बार आ रहा है। उसके बाद 2 नंबर पे मैंने यहां बैठाया अरावली, 3 नंबर पे मैंने बैठाया मैदान, 4 नंबर पे मैंने यहां बैठाया पठार। अब देखो कितने शानदार तरीके से अपने इसको याद करेंगे। इधर देखिए, अब मरुस्थल के अंदर कृषि नहीं कर सकते अपन, और यहां की मृदा अच्छी नहीं है, मतलब हमारे लोगों के एंटी है। क्या है? एंटी है। तो यहां जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी है बेटा? एंटीसोल, हमारे खिलाफ है, मतलब एंटी है, एंटीसोल। कौन सी? एंटीसोल मृदा। अभी हम बात करें अरावली, अरावली के अंदर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। कहा जाता है कि हिमालय पर्वतमाला के बाद दूसरा स्थान है अरावली का जड़ी बूटियों में। हिमालय 1 नंबर पे है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, और 2 नंबर पे कौन है? अरावली है, जड़ी बूटियों के मामले के अंदर। चलिए अभी हम बात करें अरावली पर्वतमाला के। अरावली पर्वतमाला पर जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, तो यहां पर एनसेप्टिसोल, कौन सी सोल है बेटा? एनसेप्टी, एंटीसेप्टिक क्रीम आती है ना, तो यहां क्या लिखेंगे अपने? एनसेप्टिसोल। एनसेप्टिसोल, एंटीसेप्टिक क्रीम से याद रखना, एनसेप्टिसोल। कोई दिक्कत नहीं, अभी याद हो गया। मैदान, मैदान खुला है, तो यहां पे हम क्या ले सकते हैं? सेल्फी। क्या ले सकते हैं? सेल्फी। तो यहां बेटा सेल्फी नहीं है, यहां पे क्या? एल्फी है, एल्फीसोल। सेल्फी नहीं है, क्या है? एल्फी। मैदान में लोग क्या लेते हैं? सेल्फी। तो यहां क्या है? एल्फी है। हाँ, उसके बाद पठार की बात करें तो वर्टिसोल। कौन सा सोल है? वर्टिसोल। तो ये प्रश्न आया था हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्जाम होता उसके अंदर, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो उसका उत्तर क्या था? वर्टिसोल आंसर था। चलिए ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को बेटा शेयर कीजिए, और जो अभ्यर्थी
लाइव देख रहे हैं या बाद में क्लास को देखेंगे, एक तो ये बताएंगे क्लास कैसी लगी, और दूसरा क्या है, दूसरा बताएंगे कि आप राजस्थान के किस जिले से लाइव डेली इस क्लास को देख रहे हैं। और इस क्लास का जो समय है बेटा, वो समय रहता है 8:30 बजे डेली शाम को। और करंट जीके की जो क्लास है सूजस पे आधारित है, ध्यान रखना, करंट जीके वाली क्लास, और वो सुबह लगती है 8:30 बजे। तो दोनों ही क्लास निःशुल्क हैं और दोनों क्लास ही आप देख सकते हैं, निःशुल्क कक्षाओं का आनंद ले सकते हैं। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फ्री 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 वाले, है ना, तो ये यूट्यूब पे चल रही है, देख लो। हाँ जी, ठीक है बेटा, जय हिंद जय भारत, आज के लिए इतना ही। हरियाणा से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ जल्दी से लिखिए, फिर मैं आपका नाम भी लूंगा ना। लक्षिता जी बोल रहे हैं कि हरियाणा से हूँ। चलिए ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।